नमस्ते दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं लिक्विडेशन ऑफ कंपनी के एमसीक्यू पढ़ने से पहले आपने थोड़ा सा बेसिक जरूर पढ़ना है लिक्विडेशन का। थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेस अगर स्ट्रांग होगा तो आपको एमसीक्यू समझने में काफ़ी इजी जाएगा। एक बार मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करा दूँ। प्रोफार्मा जो होता है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का इस तरीके से होता है फाइनल अकाउंट का, जिसमें कंपनी जब बंद होती है तो कंपनी बंद करते समय जो फाइनल अकाउंट सॉल्व होता है वो उसमें इस तरीके से टेबल होता है, जिसमें हम कलेक्शन ऑफ मनी एक साइड में लिखते हैं, जितना पैसा कंपनी असेट बेच बाच के जो पैसा कलेक्ट करती है, और जिसका भी पैसा बचा होगा कंपनी की तरफ बैलेंस होगा वो पैसा वापस करते हैं, रिफंड करती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी में लिखते हैं हम लोग उसको। और पेमेंट का एक सीक्वेंस काफ़ी फिक्स होता है कि पहले पेमेंट फुली सिक्योर, देन लिक्विडेशन, एंड इस तरीके से हम पेमेंट करते आते हैं और फाइनली जो पेमेंट होता है वो इक्विटी को मिलता है। तो इसमें जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर कट ध्यान में रखने और जो सीक्वेंस है वो ध्यान में रखना है ताकि आपका एमसीक्यू समझने में हेल्प हो सके। तो चलो तो शुरू करते हैं एमसीक्यूज और देखते हैं क्वेश्चन वन बाय वन। तो लिक्विडेटर कमीशन ऑन पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करते समय कौन सा अवेलेबल इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 नहीं, ये तो कॉमन फार्मूला हो गया। अवेलेबल अमाउंट इनटू रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट, ये फार्मूला है यानी ये इसका ऑप्शन होगा। ऑप्शन क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते थे, कैलकुलेट लिक्विडेटर कमीशन ऑन पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करना है, बट इसके लिए दो कंसेप्ट है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करते समय दो चीज़ें होती है, एक तो अगर पैसा कम रहता है तो अलग फार्मूला और पैसा ज़्यादा रहता है तो अलग फार्मूला है। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है क्योंकि रूल्स अगर आपने पढ़े हैं, फार्मूले अगर आपने पढ़े हैं तो ये इस तरीके से दो फार्मूले होते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के, यानी अवेलेबल अमाउंट इज मोर देन, अगर मोर देन होती है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की तो ये फार्मूला होता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर इनटू रेट डिवाइड बाय 100 वाला। और अवेलेबल अमाउंट अगर मोर होती है मतलब उससे लेस होती है, ठीक है, अमाउंट अगर मोर होती है तो ये फार्मूला, लेस होती है तो क्या रहेगा अवेलेबल अमाउंट इनटू रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्तों कि यहाँ पे वो खाली फार्मूला पूछा है, बट कौन सा वो एग्जैक्ट फार्मूला पूछा है ये बोला गया नहीं है। तो हम यहाँ पे दो ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, ये एक ऑप्शन और फिलहाल तो ये एक ऑप्शन, ठीक है। अदरवाइज अगर वो मोर देन लेस देन बोलता है तो ठीक है, अदरवाइज वो बोलता है कि विच फार्मूला, अगर वो जैसे ऑल ऑफ द अबव या चेक मार्क जैसे होता है या फिर कभी भी डबल ऑप्शन सेलेक्ट करने पड़ता है तो उस टाइप के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन भी हो सकता है। कैलकुलेट लिक्विडेटर कमीशन ऑन पेमेंट टू प्रेफरेंशियल। प्रेफरेंशियल के पेमेंट का फार्मूला एकदम सिंपल होता है, वो भी ऊपर वाले फार्मूले जैसा ही है, बट प्रेफरेंस का डायरेक्ट फार्मूला होता है प्रेफरेंस क्रेडिटर इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 होता है। तो ये तो रेट वाला है तो इसका ऑप्शन रहेगा बी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है? पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर जो है 40,000 का है, असेट मॉर्गेज की है उसने 25,000 की, मतलब 40,000 में से 25 की असेट मॉर्गेज है तो 25 से क्या हो गया सिक्योर्ड हो गया। देन फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर कितना रहेगा? तो ऑब्वियसली फुल्ली सिक्योर्ड कितना रहेगा 25,000 का। इसका मैंने एग्जाम्पली डायग्राम में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, देखिए अगर वो 40,000 का क्रेडिटर है, 25,000 की फुल्ली सिक्योर्ड है वो मॉर्गेज प्रॉपर्टी, तो 25,000 का सिक्योर्ड हो जाएगा तो 15,000 का क्या हो जाएगा अनसिक्योर्ड हो जाएगा। तो बस सिंपल कंसेप्ट है। तो इसमें आपको पूछा है फुल्ली सिक्योर्ड कितने से रहेगा वो 25,000 से, और वही क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किया गया है और यहाँ पूछा गया अनसिक्योर्ड कितने से रहेगा। तो 40 में से 25 अगर सिक्योर्ड है तो 15 क्या हो जाएगा अनसिक्योर्ड, तो इसका आंसर रहेगा आपका बी। एक्स कंपनी लिक्विडेट द लिक्विडेटर्स हैज बैलेंस। देखो लिक्विडेटर के पास बैलेंस है इतना, मतलब ये हो गया टोटल कलेक्शन विथ हिम आफ्टर ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कमीशन ऑन रिलेशन ऑफ असेट्स हैव बीन पेड। सभी चीज़ें पेड होने के बाद का ये बैलेंस है। ही इज स्टिल टू बी पेड, इसका एक पेमेंट बैलेंस है एट 2% ऑन अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। दी कंपनी शेयर कैपिटल कंसिस्ट ऑफ। कंपनी की शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है कि कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर 2 लाख रुपए का ये है, इक्विटी शेयर है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव नॉट पेड डिविडेंड फॉर द लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर का डिविडेंड पेड नहीं किया। और क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन में आपको, फाइंड आउट द अमाउंट पेबल टू इक्विटी। इक्विटी को पेमेंट कितना करना है? सिंपल सी बात है दोस्तों कि ये 5,21,600 में से पहले तो हमें प्रेफरेंस को हटाना पड़ेगा। प्रेफरेंस को हटाते समय 2 लाख रुपए इसमें से माइनस होंगे, प्लस उसका डिविडेंड माइनस होगा। 6% निकालते हो 2 लाख का तो 12,000 होगा, 2 लाख का 12,000 और ये 2,12,000 इसमें से माइनस हो जाएंगे। जो बैलेंस बचेगा उसके ऊपर फिर आपको याद से 2% वाला फार्मूला लगाना है, जो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ऊपर देखे थे कि इक्विटी यानी शेयर होल्डर को पेमेंट करते समय फार्मूला कौन सा फार्मूला अपने देखे थे, अवेलेबल अमाउंट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट।
तो यहाँ पे हिंट के तौर पे मैंने सॉल्व किया हूँ। यहाँ पे जो अमाउंट है आपकी 5,21,600 है, जिसमें से आपको 2 लाख का प्रेफरेंस और 12,000 डिविडेंड माइनस करने के बाद आपका बैलेंस बचेगा इतना। और उसके बाद में आपको क्या निकालना है, फार्मूले से कमीशन निकालना है। जैसे ये 2% है जो ऊपर फार्मूला दिया, फार्मूले से आपका कमीशन लगभग इतना निकलता है और ये माइनस करने के बाद आपका लगभग आंसर इतना आएगा। आपको कैलसी से निकाल के चेक करना है, आंसर रॉन्ग भी हो सकता है, कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकती है, इसलिए आपने याद से चेक करना है। और अगर कुछ मिस्टेक्स होती है क्वेश्चन में, कोई ऑप्शन में आपको डाउट लगता है, तो याद से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन नंबर का एक सजेशन भी आप अपना दे सकते हो। तो यहाँ पे यह आंसर है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, डी। ABC company went into liquidation. The liquidator realized all assets of the company, including the asset given security to fully secured creditor. ठीक है, for 15 लाख, 15 लाख का पूरा अमाउंट दिया है कलेक्शन। He paid 20,000 लिक्विड एक्सपेंसेस, तो ये माइनस हो जाएगा इसमें से। डेबेंचर माइनस हो जाएगा, फुल्ली सिक्योर्ड भी माइनस हो जाएगा, प्रेफरेंशियल भी माइनस हो जाएगा, अनसिक्योर्ड भी माइनस हो जाएगा। वो क्या पूछ रहा है आपको, लिक्विडेटर आर रिसीव कमीशन 2% ऑन असेट रियलाइजेशन अमाउंट। रियलाइजेशन अमाउंट कितनी है, रियलाइजेशन अमाउंट मतलब जो असेट रियलाइज होती है उसको बोलते हैं। 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए अमाउंट मिली थी। 15 लाख का 2% होता है कितना, 30,000, राइट। तो 30,000 रुपये का वो कमीशन हो गया। एंड 2% अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अनसिक्योर्ड को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सबको माइनस करना पड़ेगा। माइनस करके जो बैलेंस आएगा फिर उसके ऊपर फार्मूला लगेगा। फार्मूला कौन सा लगेगा, 2 फार्मूले हैं ऊपर, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखे थे, मैंने यहाँ बताया भी था। अगर अमाउंट ज़्यादा है तो ये फार्मूला और कम है तो ये फार्मूला। आपको फार्मूले से आंसर निकालना है। मैंने हिंट के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है कि एसेट रियलाइजेशन का कमीशन निकलता है 15,000 का, और जो बैलेंस आएगा किसका, टोटल अमाउंट मतलब 15 लाख में से हम लोग क्या करेंगे, पहले 4 लाख का फुल्ली सिक्योर्ड, फिर 25,000, फिर जो अमाउंट दिया वो सब माइनस करने के बाद कमीशन निकालने के बाद जो अमाउंट आएंगी उसके ऊपर हम 2% कमीशन निकालेंगे, जिसका अमाउंट इतना आएगा। ठीक है, और वो प्लस करने के बाद इतना होता है। ठीक है, मतलब टोटल कमीशन। और वो आपको पूछ यही रहा है कि टोटल कमीशन कितना होगा। मतलब एक तो 2% है 15 लाख का 30,000, और एक जो है अनसिक्योर्ड कमीशन है। तो अनसिक्योर्ड का कमीशन कैसे निकलेगा, उसके बैलेंस अमाउंट पे। तो लगभग यहाँ पे देखिए बैलेंस अमाउंट आपका इतना बच रहा है और हमें अनसिक्योर्ड को देना कितना है, 9 लाख। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था फार्मूला क्या है। अगर लेस है, देखो अवेलेबल अमाउंट लेस है कि मोर है, पहले ये चेक कर लो आप। अवेलेबल अमाउंट कितनी है, इतनी, देना कितना है, 9 लाख, मतलब अवेलेबल अमाउंट क्या है, लेस है। तो फार्मूला कैसे लगेगा, एक बार निकाल के दिखा देता हूँ मैं। कितना बैलेंस बच रहा है वो डिपेंड करता है, अवेलेबल अमाउंट कितनी है, 8,190 इंटू फार्मूला क्या है, रेट कितना है 2% डिवाइड बाय 100 प्लस रेट होता है तो 108, तो होगा 15,690। तो है यहाँ पे 15,690 और ये 30,000, मतलब कितना होगा 45,690। तो इसका आंसर रहेगा डी, 45,690। आपने सॉल्व करके देखना है दोस्तों, अदरवाइज मज़ा नहीं आएगा। ऊपर से देखने से नहीं होता है, क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेटर लीजिए, कैलसी लीजिए और प्रॉपरली पेन पेंसिल से सॉल्व करके देखिए, तो आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली और क्लियर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी लिमिटेड हैविंग अ फॉलोइंग लायबिलिटीज एज वॉलंटरी लिक्विडेटेड। सिक्योर्ड दिया है, टोटल फुल सिक्योरिटी रिलाइज हुई 25,000 की, जिसमें 20,000 दिया है, प्रेफरेंशियल दिया है, अनसिक्योर्ड दिया, लिक्विडेटर एक्सपेंसेस दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन लग रहा है कि असेट इंक्लूडिंग रिलाइज हुआ है 51,000, लिक्विडेटर कमीशन इज 13% ऑन असेट रिलाइज, ठीक है, 1.5% ऑन अमाउंट पेड बाय हिम टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, ठीक है, एक्सक्लूडिंग द प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, मतलब उसको छोड़ के निकालना है। फाइंड आउट द अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड, वेरी इजी। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को कितना पैसा दिया जाएगा, तो आपको करना क्या है दोस्तों, ये 51,000 में से माइनस कर लो आप। ये 20,000 माइनस हो गया, यानी कितना बचेगा 31,000, फिर ये गया 6,000, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस गया, और क्या गया, कमीशन गया, ठीक है, और ये क्या गया 1.5% ये भी गया, यानी सब माइनस करने के बाद बैलेंस कितना बचना चाहिए, तो आपको वो निकालना है। तो लगभग यहाँ पे जो आंसर आता है वो लगभग हिंट के तौर पे मैंने यहाँ कुछ दिया है, तो लगभग 18,188 में से आखिरी वाला ये जो अमाउंट है वो माइनस होगा, तो लगभग 17,000 समथिंग कुछ आएगा, ऐसा मुझे लगता है। आपने एक बार निकाल के देखना है और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट में
सिलेक्ट करना है। आपको करना क्या है, 51,000 में से इनको पेमेंट सीक्वेंस से करना है कमीशन के साथ में, और फाइनल बैलेंस कितना आता है अनसिक्योर्ड को वो बताना है। तो यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने हिंट के तौर पे कुछ लिखा है यहाँ पे, होप सो आप उसको करके देखोगे। सेम क्वेश्चन फिर से दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कुछ और बोला गया है। अब यहाँ थ्योरी दी हुई है पूरी कि प्रेफरेंस शेयर है, 2 साल का बैलेंस है, एरियर्स आर पेबल, लिक्विडेशन जो भी है, आर्टिकल होगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी है। यहाँ असेट रियलाइजेशन दिया हुआ है टोटल, और वो आपको पूछा है टोटल कलेक्शन कितना हुआ। तो आपको करना क्या है, ये पूरा प्लस कर लेना है, ये टोटल प्लस कर लो, यानी कि जितना भी टोटल होगा इसका यहाँ उसका आंसर होगा। ये हैंड टू हैंड भी हो जाएगा आपका। ये कितना है, 6,40,000, 60, और ये कितना हो जाएगा 7 लाख, 7 और ये कितना 2,80,000, मतलब 9,80,000। तो इसका आंसर रहेगा बी, 9,80,000। एंड टोटल कलेक्शन फाइंड करने बोल रहा है, और कुछ ऊपर कलेक्शन तो है नहीं ना, क्योंकि ये तो एरियर्स आर पेबल ऑन लिक्विडेशन एज पर द आर्टिकल ऑफ द कंपनी, क्रेडिटर इंक्लूड अ लोन ऑफ 1 लाख और मॉर्गेज, और ये मॉर्गेज के लिए बोल रहा है, ठीक है। देन नाउ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है मैच द पेयर। आपको पता होगा इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार होते हैं, ठीक है। सो लिक्विडेटर इज अपॉइंटेड बाय, लिक्विडेटर अपॉइंट कैसे होता है, कैसे अपॉइंटमेंट होती है, कोर्ट कब अपॉइंट करती है, इन केस ऑफ कंपनी अगर कंपलसरी वाइंडिंग अप होती है तो। मेंबर कब अपॉइंट करता है, मेंबर वॉलंटरी वाइंडिंग अप होते हैं तो वो खुद ही अपॉइंटमेंट लेते हैं। और क्रेडिटर और मेंबर कब अपॉइंट होते हैं लिक्विडेटर के हिसाब से, इन केस ऑफ क्रेडिटर वॉलंटरी वाइंडिंग अप। क्रेडिटर खुद ही वो मतलब वाइंडिंग अप करना चाहते हैं, कंपनी बंद करना चाहते हैं, तो वो लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का आंसर क्या रहेगा इसका, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का आंसर क्या रहेगा, मैं यहीं पे लिखता हूँ। प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी होल्डर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस होल्डर को क्या बोला है यहाँ पे, पेमेंट बिफोर अनसिक्योर्ड, नहीं, पेमेंट बिफोर इक्विटी, यस, इसका आंसर बी रहेगा। मतलब इसका आंसर हम बी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट कब होता है, पेमेंट आफ्टर, पेमेंट बिफोर, पेमेंट आफ्टर प्रेफरेंस होता है, मतलब इसका सी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, आपका सी, ठीक है। तो उसके बाद में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का कैसा क्या है कि उसको प्रेफरेंस के पहले मिलेगा। तो यहाँ पे पेमेंट आफ्टर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, हाँ डी इसका आंसर रहेगा। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के बाद में, इसके लिए आपको पूरा सीक्वेंस पता होना दोस्तों। और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट कब होगा, बिफोर अनसिक्योर्ड, मतलब इसका ऑप्शन क्या रहेगा आपका ए, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शंस रहेंगे, ध्यान में रखना है आपको। मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, इसका आंसर बी रहेगा, इसका आंसर सी, इसका आंसर डी, और इसका आंसर ए, ऐसे, ठीक है। नाउ सेम टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे भी है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर और लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर क्या है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप, कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप विथ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरी और नन ऑफ दिस, ठीक है। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरी, मतलब यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन रहेगा सी। उसके बाद में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के बारे में यहाँ कुछ नहीं लग रहा है, ठीक है, बाद में देखते हैं। डिबेंचर होल्डर का लग रहा है कि हाँ बी, विथ इंटरेस्ट, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट साथ पैसा देते हैं, इसका ऑप्शन बी रहेगा। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस मतलब कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप होता है, तो कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप मतलब लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, इसका ऑप्शन ए रहेगा। अब डी, यहाँ नन ऑफ दिस लिखा है, इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, नन ऑफ दिस, क्योंकि इसके बारे में जानकारी यहाँ पे नहीं दी है दोस्तों। इस तरीके से इसके ऑप्शंस रहेंगे। तो ये हो गया इसका, ये हो गया इसका, और ये हो गया इसका, ठीक है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन है, रेगुलर एमसीक्यूज जैसे होते हैं अपने। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर इंक्लूड क्या क्या होता है, फॉलोइंग एक्सेप्ट, ध्यान में रखना यहाँ लिखा है एक्सेप्ट मतलब छोड़ के, क्या छोड़ के, क्या पकड़ के, चलो देखते हैं। एनी गवर्नमेंट टैक्स आता है, एम्प्लॉय सैलरी आती है, एम्प्लॉय वेजेस आता है, और एम्प्लॉय के बाद में बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं आता। बैंक ओवरड्राफ्ट एक प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में नहीं आता, तो ये ऑप्शन नहीं रहेगा।
इफ द फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट टेकन इन द कैलकुलेशन द लिक्विडेशन एक्सपेंसेस एक्सेप्ट डिस्काउंट ऑन डिबेंचर नहीं आता, ये भी नहीं आता, प्रिलिमिनरी भी नहीं आता, स्टॉक आता है, मतलब ये आता है बाकी सब नहीं आता। वो ये पूछ रहा है कौन सा नहीं आता है उसमें से जो नॉट टेकन इनटू कैलकुलेशन इन लिक्विडेशन, ये सभी नहीं लेते हैं बट एक्सेप्ट ये छोड़ के। इफ द फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट टेकन इन द कैलकुलेशन इन लिक्विडेशन, सेम क्वेश्चन है फिर से, लेकिन इसमें ऑप्शंस अलग अलग दिए है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी नहीं आता, फॉरफिटेड भी नहीं आता, बिल्डिंग आता है, यानी ये एक अलग आइटम हो। ऑड वन आइटम जिसको बोलते हैं ना अपन कि इसमें से ये सब मैचिंग है, ये अकेला किसी और कैटेगरी का है, यानी ये आइटम लेते हैं बाकी ये सब नहीं लेते हैं। सेम क्वेश्चन फिर से, इफ दी फॉलोइंग आइटम इज टेकन, ये यहाँ पे ध्यान दो, इज टेकन इन द कैलकुलेशन लिक्विडेशन एक्सपेंसेस एक्सेप्ट, अब लेते हैं, ठीक है, डिस्काउंट ऑन शेयर नहीं लेते, डेटर नहीं लेते, डेटर लेते हैं, गुडविल नहीं लेते, एक्सपेक्टेड डिफिशिएंसी नहीं लेते, मतलब यहाँ पे डेटर लेते हैं। तो यहाँ पे जनरली इफ दी फॉलोइंग आइटम्स इज टेकन इन दी कैलकुलेशन, तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन में खाली डेटर लेते हैं, ठीक है, सही है। वॉलंटरी वाइंडिंग अप का मतलब क्या, इफ पीरियड इज फिक्स ऑफ द कंपनी इज एक्सपायर्ड, सही बात है, कंपनी का काम हो गया, टाइम हो गया, खत्म। इफ कंपनी पास स्पेशल रिजोल्यूशन ऑफ द कंपनी वाउंड अप, वॉलंटरी खुद से वाइंडिंग अप होना चाहते, रेजोल्यूशन पास कर लिया उन्होंने मेंबर के साथ में, मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप इज अप्लीकेबल टू सॉल्वेंट कंपनीज ओनली, यानी सभी चीज़ों में ये वाइंडिंग अप हो सकती है। कंपलसरी वाइंडिंग अप कब होती है, कंपनी अनेबल टू पे इट्स डेट, यानी लॉस, इंसॉल्वेंसी या क्या बोलते हैं उसको, बैंकरप्सी हो गई है। इफ द नंबर ऑफ मेंबर कंपनी रिड्यूस बिलो द सर्टेन लिमिट, या कंपनी डज कमेंस इट्स बिजनेस विद इन अ ईयर फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन, चालू ही नहीं कर पाई, तो सिंपल सी बात है, तो बंदी हो जाएंगे। फर्स्ट आइटम इन ऑर्डर ऑफ द पेमेंट टू बी मेड बाय द लिक्विडेटर, पहला पेमेंट किसको मिलता है, पहला पेमेंट फुल्ली सिक्योर्ड को मिलता है, इसका मतलब इसका ऑप्शन रहेगा ए। लिक्विडेटर स्टेटमेंट इज अ रिसिप्ट एंड पेमेंट इज नोन एज, रिसिप्ट एंड पेमेंट को क्या बोलते हैं, कैश फ्लो बुक, कैश बुक, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बोलते हैं। और कंट्रीब्यूटरी इज क्या होता है, क्रेडिटर होता है, कंट्रीब्यूटरी कौन होता है, शेयर होल्डर होता है जो कंपनी में अपना योगदान देता है। A past member is not liable to contribute in respect of any liability contracted after he is ceased to be member of the company, सही बात है, मेंबरशिप छिन जाने के बाद उसको कोई हक नहीं है, ठीक है। 1 year pass since the cease to be member, मेंबरशिप कैंसिल होने के बाद भी 1 साल ज़्यादा हो चुका है। इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर नो लाइबिलिटी अराइजेज इफ द शेयर्स आर फुल्ली पेड अप, तो यह इसमें सभी ऑप्शन बैठते हैं, इसमें पास्ट मेंबर लायबल नहीं रहता। करेक्ट ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या है, अब देखो इसको आप चाहे तो आप सीक्वेंस से ले सकते हो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, कि लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पहले आता है क्या, नहीं आता, पहले क्या आता है आपका, पहले आता है आपका सिक्योर्ड क्रेडिटर, फिर आता है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, उसके बाद में हम क्या करते हैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पैसा देते हैं, उसके बाद में हम अनसिक्योर्ड को पेमेंट करते हैं, उसके बाद में एनी जो बचा हुआ है वो बाद में बांटते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पे सेकंड वाला आइटम जो है वो फर्स्ट पे होना चाहिए था और फर्स्ट वाला आइटम सेकंड पे, बाकी पूरा सीक्वेंस सेम था। अ क्रेडिटर फॉर 10,000 होल्डिंग अ चार्ज ऑन स्टॉक ऑफ द बुक, वैल्यू उसकी कितनी है, 12,000 की, मार्केट वैल्यू है 8,000 की, इज कॉल्ड पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर। सिंपल सी बात है, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन था और यही पे ऑप्शन था उसका डायरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर क्या होता है वो तो आपको पता ही है, बट क्या नहीं होता है ये बोल रहा है। ऑल सम ड्यू टू एम्प्लॉय फ्रॉम अ प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ग्रेचुटी फंड या एनी अदर फंड जो भी है मेंटेन फॉर द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉय, ये तो सही है, आएगा। कॉम्पेंसेशन अंडर द वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट, ये भी आएगा कि वर्कर से रिलेटेड है। अमाउंट ड्यू अंडर द एम्प्लॉय, ये भी आएगा, कोई बात ही नहीं।
अमाउंट ड्यू टू एम्प्लॉय अंडर द अमलगमेशन और रिकंस्ट्रक्शन, ये अलग हो गया ना, ये अलग हो गया। अमलगमेशन रिकंस्ट्रक्शन थोड़ी ना, लिक्विडेशन में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर जो होते हैं वो एम्प्लॉय वर्कर जो उनका जो भी पैसा बैलेंस होगा वो आएगा इसमें। देन सैलरी ड्यू टू क्लर्क इज अ प्रेफरेंशियल फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग, ये कम से कम मतलब ना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है नॉट एक्सीडिंग क्या है 4 मंथ, इससे ज़्यादा नहीं होने को ना। मैक्सिमम कैन बी ट्रीट एज अ प्रेफरेंशियल सैलरी एंड वेजेस, मतलब 20,000 की सैलरी और वेजेस ये मैक्सिमम ट्रीट की जाती है प्रेफरेंशियल में। बी लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटरीज आर नॉट लायबल इफ, अगर शेयर आर फुल्ली पेड अप है तो उसको पेमेंट का सवाल ही नहीं आता। फॉर लायबिलिटी आफ्टर दैट सी द मेंबरशिप, मेंबर ही नहीं रहा तो उसको पेमेंट कहाँ से करेंगे। इफ प्रेजेंट शेयरहोल्डर पेड अनपेड अमाउंट ऑन द शेयर ट्रांसफर्ड टू डेम, मतलब जो शेयर थे वो ट्रांसफर हो चुके हैं तो उसको भी नहीं मिलेगा। ऑल ऑफ द अबव सही ऑप्शन है इसका, ठीक है। नाउ ट्रू और फॉल्स दिए हुए है। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो याद से दोस्तों उस क्वेश्चन को रिवाइंड कीजिए, वीडियो पीछे जाइए, सोचिए, वेट कीजिए, समझिए एंड देन आप लगे तो उसको समझने की कोशिश कीजिए। और नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हेल्प हो सकती है अगर आप पूछोगे तो। इफ़ दी पेमेंट इज़ टू बी मेड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, अब ये ट्रू फॉल्स टाइप की क्वेश्चन है तो ध्यान रखो। कैलकुलेट द अमाउंट पेड इन रुपी, राइट, कि अगर मतलब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को हम जो पेमेंट करते हैं आखिरी में जो बैलेंस बचता है उसका अमाउंट हम रुपी में निकालते हैं, तो ये सही है ऑप्शन। इफ लास्ट पेमेंट इज मेड टू द शेयरहोल्डर, अगर आखिरी पेमेंट शेयरहोल्डर को होता है तो कैलकुलेट अमाउंट पर शेयर एंड लॉस पर शेयर हम निकालते हैं, ये भी सही है। पर शेयर अमाउंट निकालते हैं कितना मिला। इफ प्रेफरेंस शेयरहोल्डर आर लीगली एंटाइटल्ड टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, नहीं, मतलब कि प्रेफरेंस का जो शेयरहोल्डर है लीगली एंटाइटल्ड टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन इवेंट ऑफ लिक्विडेशन, ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि रिडीमेबल होगा तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। देन अ कंपनी बीइंग क्रिएटेड बाय लॉ कैन नॉट बी डाई अ नेचुरल डेथ, ये तो सही है। कंपनी अगर क्रिएटेड बाय लॉ है तो कोई ना कोई शेयरहोल्डर होगा जो उसको कैरी करेगा, तो कंपनी वाइंडिंग अप नहीं होंगी। इट कम टू एन एंड बाय द लॉ थ्रू द प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन, ये सही बात है कंपनी लॉ के डेफिनेशन के हिसाब से। इफ कंपनी मेक अ डिफॉल्ट इन डिलीवरिंग द स्टेटस रिपोर्ट टू रजिस्ट्रार और in holding the statutory meeting then the company is compulsory wound up by the court, ये तो सही बात है। अगर आपने CL पढ़े होंगे, कंपनी लॉ पढ़े होंगे तो उसमें क्लियर कट मीटिंग्स में काफ़ी क्लियर कट देखिए स्टेटूटरी मीटिंग होनी जरूरी है, कंपलसरी चीज़ें होनी जरूरी है, नहीं हुई तो कंपनी बंद हो सकती है। क्रिएटर वॉलंटरी वाइंडिंग अप अगर कर रहे हैं अप्लाइज टू इंस्टॉलमेंट कंपनी तो वो बंद हो सकती है, सही है, ट्रू है। इफ़ उसके बाद में liquidator of a company is responsible for realization of asset and distribute the proceed among the right claimant, तो ये भी इसका ऑप्शन भी सही है दोस्तों, ठीक है। देन प्रेजेंट मेंबर आर इंक्लूडेड इन ए लिस्ट ऑफ, बराबर है, ए लिस्ट में वही आता है और बी लिस्ट में तो वो सब बाहर वाले लोग होते हैं, ठीक। द होल्डर ऑफ अ फुल्ली पेड शेयर आर आल्सो ट्रीटेड एज अ कंट्रीब्यूटरीज even though they are not contribute to the asset of the company, भी सही बात है। कंट्रीब्यूटरीज का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने असेट कंट्रीब्यूट किए होंगे, उन्होंने शेयर भी खरीदे होंगे तो भी वो कहीं ना कहीं कंपनी के कंट्रीब्यूटरी में बैठ सकते हैं, बट वो लिस्ट ए में बैठेंगे। पास्ट मेंबर अभी थोड़ी देर पहले देखे थे, अभी बी के बारे में बोला है, तो पास्ट मेंबर आर इंक्लूडेड इन बी लिस्ट, सही बात है। और पुराने मेंबर बी में और ओरिजिनल जो अभी के प्रेजेंट है वो ए में, ऐसे ध्यान में रख लीजिए। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर लीगली एंटाइटल्ड टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन इवेंट ऑफ लिक्विडेशन कंपनी, रिपीट क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। दी लिक्विडेटर हैज अ लीगल, इसका ऑप्शन फॉल्स था, वैसे ऊपर अपन ने पढ़े थे। दी लिक्विडेटर हैज अ लीगल राइट ऑफ फॉरफिट द शेयर ऑफ दोज हु फेल टू पे द अमाउंट ड्यू, सही बात है। जो अमाउंट पे करने में डिफ़ॉल्ट हो गया है तभी कहीं ना कहीं कंपनी लिक्विडेशन में जाती है और तभी कंपनी बंद भी होती है, तो इसी वजह से बोला गया है कि लिक्विडेटर हैज़ अ लीगल राइट फॉर फॉरफिट द शेयर ऑफ दोज हु फेल टू पे द अमाउंट ड्यू।
अब कंपनी बंद हो गई है तो जिसने पैसे ही नहीं भरे शेयर होल्डर के, तो उसके शेयर तो फॉरफिट कंपनी कर ही लेंगे, क्योंकि उसको कौन सा कंपनी कॉल करवाएंगी, कॉल भरेगा। कॉल्स इन एडवांस ऑन शेयर हैव प्रायोरिटी ओवर पेमेंट ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑन दैट क्लास। यानी क्लासेस के शेयर जो होते हैं उसमें कॉल्स इन एडवांस भर के हम शेयर हासिल कर सकते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास। All revenue taxes due to the government within 12 months before the date of commencement of winding up is preferential, right? ये बोलते हैं कि अगर 12 महीने के अंदर अंदर अगर जैसे कि कंपनी मतलब वाइंडिंग अप हुई है तो उनका पेमेंट नहीं हुआ तो सब प्रेफरेंशियल क्रिएटर कहलाते हैं, जैसे सैलरी हो गई, वेजेस हो गया, गवर्नमेंट का टैक्स हो गया। सो इसीलिए इसका ऑप्शन ट्रू दिया है। तो दोस्तों अपकमिंग और भी कुछ वीडियोस आते रहेंगे आपके लिए, और नए नए और भी जो आपके टॉपिक्स होंगे आगे और कुछ सब्जेक्ट्स होंगे उसके लिए भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो आपको अगर कोई वीडियो रिकमेंड है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और वीडियो बनाने में जो मेहनत लगी है उस मेहनत के बदले में एक थम्स अप जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल सके। नॉलेज बांटोगे तो बढ़ेगा इंडिया, तो बढ़ेगा इंडिया है। इस मुहिम को आगे बढ़ाइए और एजुकेशन अच्छे से करिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।